नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सम्मुख से एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके उपस्थित हुआ हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, जो आज की जो श्रृंखला है वो भारतीय संविधान के भाग और उसके अनुच्छेदों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ये समटाइम इस प्रकार से क्वेश्चन फुटअप होते हैं, एग्जामिनर कभी पूछ लेता है नागरिकता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, नागरिकता के अनुच्छेद का कितने से कितने तक के हैं, या भाग के किस भाग के अंतर्गत नागरिकता को रखा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आगे इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कौन से अनुच्छेद किससे रिलेटेड है, संघ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हम पहले देखेंगे कि कौन सा भाग और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। भारतीय संविधान के भाग या अनुच्छेदों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। जो इसका जो पहला भाग है, हम पहले भाग के अंतर्गत इसमें बात करें तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। हम उसमें अलग से देखेंगे, उस पर अलग से वीडियो आपके सम्मुख से लेके आऊँगा जिसमें मैं संघ एवं राज्य उसके क्षेत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। अब हम संघ एवं उसके राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करें तो ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के इसके अंतर्गत ये आता है, जिसमें भारत एक राज्यों का संघ होगा। ये चीज़ें उसके अंतर्गत वर्णित की गई है। 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब भाग 2 के अंतर्गत क्या आता है? भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता का उल्लेख किया गया है। जो नागरिकता के बारे में संपूर्ण चीज़ें उसके अंतर्गत वर्णित हैं। 5 से लेकर 11 अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता का पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया गया है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें उसमें बताई गई है। संविधान के अंतर्गत जो नागरिकता जो प्राप्त हुई है भारतीय और जो प्रवासी लोगों को, जो भारत में रहने वाले और जो विदेश से आने वाले जो लोग हैं, उनके लिए नागरिकता का किस प्रकार से वर्णन किया गया है, ये 5 से लेकर 11 तक इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार। भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को रखा गया है। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक के इस अनुच्छेद के अंतर्गत 12 से लेकर 35 तक के मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त है वो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन से अधिकार हैं, हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं भाग 4 के अंतर्गत जो बात करेंगे, हम नीति निर्देश तत्वों के बारे में बात करेंगे जो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसमें आते हैं। देखिए दोस्तों, आप सोचोगे कि ये तो हमें पता है। देखिए एग्जामिनर कैसे पूछता है, ये कहता है कि नीति निर्देश तत्व अनुच्छेद किस से कब तक का है, ये आपको बताना। मैं ये आपके लिए सम्मुख से जो शॉर्ट फॉर्म लेके उपस्थित हुआ हूँ। 36 से लेकर ये 51 तक के ये नीति निर्देश तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। अब भाग 4 को एक इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य क्या होते हैं, ये 51 को या ए भी इसे कह सकते हैं, इसके अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। और जो भाग 5 के अंतर्गत जो वर्णन किया है वो संघ के बारे में किया है कि संघ किस प्रकार से होगा, संघ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें वर्णन होंगे। ये 52 से लेके 151 तक का इसमें संपूर्ण सार आपको देखने को मिलेगा। और छठे भाग में ये कहा गया है राज्य, और जो राज्यों का वर्णन किया गया है 152 से लेकर 227 तक का इसमें राज्यों के बारे में किस प्रकार की कार्य प्रणाली होगी, क्या क्या चीज़ें उसके अंतर्गत होंगे, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। और भाग 7 में ये कहा गया है पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य में जो 238 जो अनुच्छेद है, निश्चित अनुच्छेद इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत हम इस चीज़ का वर्णन करेंगे। अब भाग 8 के अंतर्गत दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। संघ के अंतर्गत कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं, उनका क्या क्या कर्तव्य है, क्या किस प्रकार से संघों के माध्यम से एक भारत का निर्माण हुआ है, एक देश का जो निर्माण हुआ है, इस प्रकार से ये चीज़ें का हम बारे में बात करेंगे। 239 से 242 तक की इन चीज़ों में हम अध्ययन करेंगे। अब भाग 9 क के अंतर्गत हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम 243 और 243 क से यहाँ तक के अनुच्छेदों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें संशोधन भी हम देखेंगे। अनुच्छेद भाग 9 और उसके अंतर्गत जो 9 का ख भाग है उसमें सरकारी समितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 243 से ये 243 6 तक का, तो से लेके
6 तक का इसमें वर्णन करे जाएंगे। देखिए एक अनुच्छेद है, उसमें क ख ग करके ऐसे वर्णित किया गया है इसको। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद भाग 10 की बात करते हैं। इसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात करें 244 और 44 क के अंतर्गत इसमें बात चर्चा हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं 11वें जो भाग के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच का संबंध किस प्रकार से हो गया। देखिए केंद्र और राज्य सरकारों के बारे में बात कर रहे हैं हम। राज्य और संघ के बीच का जो संबंध होगा वो किस प्रकार से, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन को किस प्रकार से स्थापित किया गया, उसमें क्या मंत्री परिषद होगा, क्या उसमें विधान परिषद होगा, या उसमें जो मुख्यमंत्री होगा, या फिर जो भी इसकी चीज़ें होंगे, राज्यपाल, सारे कुछ इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। 245 से 263 तक का ये है। अब 12वें भाग के अंतर्गत जो वित्तीय संपत्ति समुदाय और वाद के इसके अंतर्गत इन चीज़ों का वर्णन होगा। 264 से 300 तक का ये 300 क तक का ये इसके अंतर्गत हम संपूर्ण रूप से इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब बात करते हैं भाग 13 के अंतर्गत जो चीज़ों को रखा गया है। भारत के राज्य क्षेत्र भीतर व्यापार और वाणिज्य और समगमता के बारे में इसमें चर्चा गया है कि भारत के जो राज्य हैं आपस में जो केंद्र शासित, जो केंद्र और संघ और राज्य के अंतर्गत जो वाणिज्य और व्यापार कार्य इत्यादि चीज़ों को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, वो 301 से 307 तक के इसके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ों पर राज्य और केंद्र सरकार के मध्य या भारत सरकार के मध्य क्या क्या चीज़ों का आदान प्रदान होता है, किस प्रकार का व्यापारिक संघ होता है, ये चीज़ हम अब बात कर रहे हैं। इसी के समानांतर भाग 14 के अंतर्गत संघ या राज्यों के अधीन सेवाएं किस प्रकार से सेवाएं होंगी, 308 से लेकर 323 तक की इसके अंतर्गत बात करेंगे। भाग 14 क के अंतर्गत प्राधिकरण के बारे में बात करेंगे। तो 323 से 323 क 323 ख के अंतर्गत इसकी बात करें। अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इसके अंतर्गत जो श्रृंखला रहेगी निर्वाचन से संबंधित ये रहेगी। निर्वाचन कौन कौन सा होगा, किसका निर्वाचन होगा, ये 324 से 329 तक के ये इस पर हम चर्चा करेंगे। और 16 भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में अवर्धन के बारे में बात करेंगे। 330 से 342 तक के ये बात है। अब भारत में जो राजभाषा रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिए इस पे जो चर्चा होगी वो होगी आपकी 343 से 351 तक के ये अनुच्छेद के अंतर्गत हम वर्णन करेंगे। अब भाग 18 के अंतर्गत जो बात करेंगे आपातकाल उपवर्धन से संबंधित बात करेंगे। जो 352 से लेकर 360 के मध्य किस प्रकार से आपातकाल भारत में लगे, क्या किसको ये इसका अधिकार है, आपातकाल का प्रविकरण क्या है, इसके अंतर्गत बात करेंगे। जो भाग 19 के अंतर्गत आए 361 से 367 तक का ये 77 तक का ये है। और जो इसके जो महत्वपूर्ण घटक हैं संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 368 का जो पहला संशोधन हुआ था वो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अब यदि हम भाग 21 की बारे में बात करें तो इसमें अस्थायी संकीर्णकालीन और विशेष उपबंध जिसमें 369 से 392 के मध्य ये आर्टिकल अनुच्छेद को रखा गया है। और संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी में प्राधिकरण का जो पाठ और उसका निशान रहेगा उसमें हम 393 से 395 आर्टिकल के अंतर्गत हम इसे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो हमें संविधान द्वारा जो प्रदत्त किए गए हैं, जो एक व्यक्ति विशेष के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी भी कंट्री या किसी भी देश के लिए ये जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति विशेष को ये दिए जाते हैं। इसके बिना यदि ये मौलिक अधिकार व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जाए तो ये व्यक्ति का जीवन बहुत ही दुर्बलता और संघर्ष रहित और हम कल्पना नहीं कर सकते जो हमें अधिकार मिलेंगे उसके बिना हमारी ज़िंदगी किस प्रकार से होगी। अब बात करते हैं जो हमारा जो संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मैंने आपसे इससे पूर्व भी बात करी थी। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो हमने बात करी थी जो मौलिक अधिकार की जो बात हुई थी वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का इसमें वर्णन है। हम यहाँ पर देखेंगे पहला जो अधिकार दिया गया है हमें संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता संपन्नता का अधिकार ये इसके अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद
14 से लेकर 18 तक ये इसके अंतर्गत चर्चा होती है। समानता का अधिकार जो हमें दिया गया है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, हमें किसी भी प्रकार के स्वतंत्र रह सकते हैं, हमें किसी के दबाव में रहकर, हम किसी गुलामी में नहीं रहकर हम अपने स्वतंत्र भारत में रह सकते हैं। ये बहुत से ऐसे अधिकार दिए जाते स्वतंत्रता का दिया जाता है। तो उसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का हम इसका अंतर्गत वर्णन करते हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब कोई किसी पर उत्पीड़न हो रहा है तो हम उसके विरुद्ध में अपने अधिकारों की बारे में बात कर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक का इसमें वर्णन किया गया है। और जो चौथा जो संविधान द्वारा जो हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये जो अनुच्छेद हैं ये 25 से लेकर 28 तक का इसमें वर्णन आपको देखने को मिलता है। और जो पांचवा जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया और शिक्षा संबंधित अधिकार दिए गए हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए 29 से 30 के मध्य इनके बारे में चर्चा होती है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है। इसके अंतर्गत जो 32 से लेकर 35 तक के ये अधिकार हमें दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने आप में बन जाता है। मैंने आपसे इससे पूर्व कहा था कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी भी देश के लिए मील का पत्थर साबित होता है। वहाँ पर की जो कानून व्यवस्था, किस प्रकार से देश को संचालित किया जाता है, ये चीज़ें इस संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रखी जाती हैं। अब बात करते हैं हम सभी के लिए बराबर कानून को संविधान क्या करता है, प्रदत्त करके लागू करता है। और संविधान के अंतर्गत इन चीज़ों का वर्णन किया जाता है कि किसी भी समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के दायरे में बराबर समान अधिकार जो प्राप्त होंगे, बराबर कानूनों का पालन करना होगा, या कानून सभी के लिए बराबर कानून यहाँ पर लागू किया जाएगा। और भारतीय संविधान में टोटल हम बात करते हैं, जो संविधान है उसमें 22 भाग इसके अंतर्गत को वर्णित किया गया। 22 भागों में हमारे संविधान को विभाजित किया गया है। और जो उस समय यदि हम बात करें अनुच्छेदों की, तो 395 अनुच्छेद हमारे हैं। अब यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो ये जो संशोधन हुए हैं हमारे संविधान के अंतर्गत, वो 435 के ऊपर ये संशोधन हो चुके हैं वर्तमान समय की यदि हम बात करें। अब बात करते हैं भाग 1 के अंतर्गत और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया है। भाग 1 के अंतर्गत जो कहा गया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का इसमें वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 1 है वो क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। देखिए, भारत के अंतर्गत जो संविधान ने जो एक बहुत बड़ी जो शक्ति प्रदान करी थी अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, इसमें कहा गया था जो भारत है वो क्या है, राज्यों का एक संघ होगा, जो एक संघ बन के जो एक यूनियन बनेगा, जिसे हम देश भी कह सकते हैं। तो ये राज्यों का संघ होगा। साथ ही इसके जो राज्य है, जो इसके अंतर्गत जो राज्य विलय कर दिए गए हैं, वो कभी भी इससे टूटकर पृथक नहीं हो सकते हैं, इससे अलग नहीं हो सकते हैं। देखिए, नोट करने वाली दोस्तों ये बात है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप मेरे साथ इसे बनाते हुए चलेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। देखिए, इसके अंतर्गत जो कहता है, जो देश फेडरेशन होते हैं उसके राज्य टूट सकते हैं। और जैसे देखिए, जो फेडरेशन के तो में कहें, या जहाँ पर ये चीज़ लागू नहीं होती है कि जो यूनियन की बात कर रहे हैं हम, जैसे भारत में राज्यों का संघ होता है, अलग अलग जो कंट्री में होता है, उस प्रकार से जैसे भारत में जो संविधान को वर्णित किया गया है, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। और जो देश फेडरेशन होते हैं तो उसके जो राज्य होते हैं, जो उसके अंदर जो विलय हुए जो राज्य होते हैं, वो हमें कभी भी टूट सकते हैं, या टूट कर वो उस राज्य से, उस देश से अलग हो सकते हैं, और वह अलग से देश का निर्माण कर सकते हैं, या अलग राज्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे इसका सिंपल सा उदाहरण हमें आपको देखने को जो मिलेगा, वो जो मिलेगा आपको सोवियत संघ और यूएसए के अंतर्गत ये चीज़ें हमें देखने को, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतर्गत सोवियत संघ में ये देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किन चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है, हम इस पर हम विस्तार पूर्वक समझते हैं इसको। दोस्तों, जो अनुच्छेद 2 है वो कहता है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं।
ठीक है। कह रहा है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व में एक सूचना देगा किसी भी विदेशी राज्य को। देखिए संसद को, इतनी बड़ी संसद किसी चीज को यदि इम्प्लीमेंट करता है तो उससे पूर्व क्या करेगा, वो राष्ट्रपति को उसके बारे में सूचना देगा। और विदेशी राज्यों को, यदि हम भूटान के बारे में बात करें या बांग्लादेश के बारे में या तिब्बत के बारे में करें या चीन के बारे में बात करें या फिर हम पाकिस्तान के बारे में, यदि हम पाकिस्तान का किसी राज्य को भारत में विलय करें या विदेशी राज्य को भारत में अगर मिलाना चाहते हैं तो उसका जो एक एग्जाम्पल होता है, जो जैसे हमने जो सिक्किम का जो भारत में जो विलय हुआ था उसका एग्जाम्पल सिंपल सा है। ये सिक्किम जो भारत में जो विलय हुआ था ये 16 मई 1975 के सिक्किम का विलय जो भारत में था। पहले सिक्किम क्या था, एक अलग सा ये राज्य या कहीं विदेशी राज्य को भारत में इसमें क्या किया था, इसका विलय किया गया था। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया था। इसी प्रकार से विदेशी राज्यों को भी हम संसद के माध्यम से जो राष्ट्रपति को पूर्व में एक सूचना प्रदत्त करेगा उसके बाद हम उसका विलय कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है वो बड़ा देखने वाली बात रहेगी। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, देखिए संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकते हैं। देखिए ऐसा होता है, संसद के पास ऐसी शक्तियां मौजूद हैं या कहें भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल धुरी रहती है वो संसद रहती है, जहाँ पर कानून बनते हैं, कानूनों को लागू किया जाता है, कानूनों पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये चीज़ें सारी संसद करती है। ये संसद किसी चीज़ पे यदि निर्णय लेती है या किसी चीज़ को प्रस्तावित करती है या कोई बिल को पास करती है, देख लीजिए अभी वर्तमान समय में जब किसान बिल पास हुआ था तो किसान बिल जब पास हुआ तो पहले वो सदन में उसकी चर्चा, फिर लोकसभा से राज्यसभा के अंतर्गत की, लास्ट में वो किसके पास गया, राष्ट्रपति जब उस पर मोहर लगाएगा तब जाके वो किसी कानून का रूप धारण करेगा। अब संसद क्या करती है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये कहता है, संसद ये कहती है कि दोस्तों जब किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो या उसकी सीमा को बड़ा या छोटा करना हो या उसका भूभाग को छोटा करना है बड़ा करना है या किसी अन्य राज्य के भूभाग में उसको मिलाना है तो ये संसद के माध्यम से होता है। तो संसद क्या करेगी, ऐसे करने से पूर्व राष्ट्रपति को वो पूर्व में सूचना देगी कि हम वर्तमान समय में ये चीज़ें कर रहे हैं, इसकी सीमा को बदल रहे हैं या इसके राज्य के नाम को बदल रहे हैं। अब इसका सिंपल सा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, जैसे बिहार से झारखंड को क्या कर दिया था, अलग कर दिया था, और उड़िया से उड़ीसा से उड़ीसा से उड़िया इसको कर दिया गया था। इसमें थोड़ा सा ये चीज़ें क्या होती हैं, ये जो अधिकार होते हैं ये संसद को होते हैं। हम किसी का नाम भी परिवर्तित करें, ये उड़ीसा, देखिए उड़ीसा रहा है ना, उड़िया सा ये शब्द का उच्चारण हो रहा है। तो इस प्रकार से नामों को परिवर्तित किया जा सकता है। हम किसी भी राज्य को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश वर्तमान समय में सबसे बड़ा राज्य है। तो वर्तमान समय में ऐसी बहुत सी मांगें उठी हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर कि इस राज्य के 2-3 राज्य अलग कर दिए जाएं, उत्तर प्रदेश राज्य से अलग अलग राज्यों का निर्माण किया जाए। तो जब इसकी संस्कृति यदि इसको विभाजित करना है तो संसद उससे पूर्व, इसको विभाजित करने से पूर्व राष्ट्रपति को उसको सूचना देगी। ये सूचना अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये प्रदत्त होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन। देखिए अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया, पहले हम राज्यों का विलय कर रहे थे, हम उसका नाम चेंज कर रहे थे या फिर उसमें संशोधन कर रहे थे, ये चीज़ें उसमें जो हम कर रहे थे उसका विपरीत हम क्या करेंगे। अनुच्छेद 4 के अंदर अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया जो संशोधन है, अनुच्छेद 368 के बाहर इसको रखा गया है। इसमें उसको 368 का जो संशोधन होता है भारतीय संविधान के अंतर्गत, उससे इसको पृथक कर दिया गया है। इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई संशोधन हो रहा है, यदि मैं बात करूं जैसे किसी बिल या किसी अन्य चीज या कोई कानून बन रहा है, हम उसमें क्या होता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उसको
उसके अंतर्गत उनको रखा जाता है। और जब हम अनुच्छेद 4 की यदि हम बात करें तो इसे अनुच्छेद 368 से इसको बाहर रखा जा सकता है। यदि हम इसको संसद में पेश करें, संसद में इसने मोहर लगा दी, तो इसको राष्ट्रपति भी इस संशोधन को नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये चीज़ें संविधान में हमें ये चीज़ें दी जाती हैं। अब बात करते हैं भारतीय राज्यों का इतिहास की। यदि हम बात करें किस प्रकार से संशोधन हुआ है, किस प्रकार का किसका विलय क्या हुआ है, थोड़ा सा हम इसमें गौर करेंगे। आज़ादी के समय जब भारत में 552 से अधिक देसी रियासत क्या थी, उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय भारत में यदि हम बात करें तो 552 से अधिक क्या थे देसी रियासत, जिसे हम राज्य कहें। जो राज्यों में जो टूटा हुआ ये देश था, इसकी बात करें, अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया था कि ये राज्य जो भी हम 552 की बात करें, ये राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या फिर ये स्वतंत्र रूप से अपना एक स्वतंत्र देश बना सकते हैं। अगर हम बात करें 2 पल के लिए, जब यदि हम कोई भी राज्य, यदि हम बात करें कोई रजवाड़े राज्य हैं या राजस्थान की या बात करें, या जो रजवाड़े चीज़ें हैं, जो उस समय हम उत्तराखंड की बात करें तो टिहरी रियासत है, जैसे हम टिहरी रियासत को भी भारत में विलय कर दिया गया था। ठीक है, अगर इसे विलय नहीं किया जाता तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता, ये हम समझने वाली बात है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे टिहरी रियासत अगर उस समय भारत के राज्यों के अंतर्गत उसका विलय नहीं होता तो ये एक अपने आप में या एक ये स्वतः स्वतंत्र राज्य बन सकता था। ये एक अलग सा एक छोटा सा देश के रूप में ये उभर कर सम्मुख से आता। यदि ये एक देश के रूप में आता तो भारत के एक छोटा सा पड़ोसी मुल्क ये बनकर उभर के आता। तो कालांतर में क्या हुआ, भारत में जितने भी देशी रियासत थे वो भारत में आकर मिल गए, और जब ये बने तो इनमें बनने से एक भारत का स्वाभिमानी भारत का निर्माण हुआ। यदि हम बात करें स्वतंत्र एक गणराज्य का उदय हुआ। और इस समय जब ये रियासतें थी, उसमें कुछ रियासतों ने क्या करा, भारत में विलय होने से मना कर दिया। तो इन जो देशी रियासत हैं, इन रियासतों को भारत में मिलाने के लिए जो कार्यभार सौंपा गया था, जिसने इसकी पहल की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और के मेनन द्वारा ये प्रयास किया गया था कि इन सभी जो गणराज्य हैं या देशी रियासत हैं, तो इनको भारत में विलय करने का काम इनके द्वारा किया गया, और इनके द्वारा इस चीज़ को भी स्वतंत्रपूर्ण या कहें सरलता से इसको भारत में विलय कर दिया। किंतु यदि हम किंतु की बारे में बात करें तो 3 ऐसे राज्य विलय के लिए तैयार नहीं हुए थे उस टाइम पे। जिस टाइम पे जब भारत आज़ाद हुआ, तो जैसे हम 552 रियासतों के बारे में बात करें या राज्यों के बारे में बात करें, तो 3 ऐसे राज्य थे जिन्होंने भारत में विलय होने से मना कर दिया था। वो कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे जम्मू कश्मीर, ठीक है, दूसरे नंबर पे जूनागढ़ है आता है, और तीसरे नंबर पे आपका हैदराबाद आता है, जो ठीक है। अब बात करते हैं पहले नंबर में जो जम्मू कश्मीर है, यह एक स्वतंत्र देश बनना चाहता था। यहाँ के राजा जो हरि सिंह थे, उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला, इनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच जब इनका जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला था, तो इसी बीच क्या हुआ था, पाकिस्तान के इशारे पर क्या हुआ था, कश्मीर में क्या हुआ, घुसपैठ होने लगी, जिसमें ये क्या थे, जिसमें ये राजा जो हरि सिंह थे, तो उनका जो प्रधानमंत्री था उस समय, ठीक है, जो शेख अब्दुल्ला था, तो उस समय क्या था, पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी गई थी या होने लगी थी। और जिसके बाद में जिसका जो विवाद हुआ था, और जो वाद उसका जो परिणाम निकल के आया था, 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर ये भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। देखिए, उस समय जब हरि सिंह जब वहाँ के जो राजा थे, यदि उस समय इस विलय पत्र में वो हस्ताक्षर नहीं करते, तो जम्मू कश्मीर एक अपने आप में एक राज्य ही नहीं अपितु एक देश बन जाता। अब वर्तमान समय में देख रहे हो आप कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के माहौल और किस प्रकार के यहाँ पर
चीज़ें व्याप्त हो रही हैं। आज ऐसा ही लगता है कि ये भारत से एक अलग पृथक है, क्योंकि जब इस 370 जब नहीं हटा था उससे पूर्व यहाँ पर इस जम्मू कश्मीर राज्य का अपना राष्ट्रगान था, अपना एक प्रतीक के तौर पे एक झंडा था। ये भारत का जो झंडा था उसे फहराता नहीं था। देखिए जब 370 हुआ था हटा, तो उसके बाद यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का जो एंथम था या इसका जो राष्ट्रगान था, या हम बात करें जो इसका झंडा था, तो वो तब से को नहीं फहराया जाता है। वहाँ पर सिर्फ भारतीय झंडे को फहराया जाता है और राष्ट्रगान को वहाँ पर गाया जाता है। और ये इसका जो परिणाम निकल के जो सम्मुख से आएगा, जो 26 अक्टूबर 1947 को जो भारत में इसका जो विलय हुआ था, जो जिस पत्र पर यह हस्ताक्षर हुए थे हरि सिंह द्वारा, तो इसलिए ये भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। अब बात करते हैं जूनागढ़ में क्या स्थिति हुई। यह गुजरात का एक रियासत था, ये रियासत था जो पाकिस्तान में ये क्या था, ये जाना चाहता, या पाकिस्तान में विलय होना चाहता। किंतु क्या हुआ, सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर, ठीक है, उसे भारत में क्या कर दिया, विलय कर दिया। इस जूनागढ़ के जो रियासत थे, जो यहाँ के जो शेख थे या कहीं यहाँ पर के जो राजा थे, तो वो लोग क्या करते थे, पाकिस्तान में जूनागढ़ को विलय के रूप में वहाँ पर जाना चाहते थे, पाकिस्तान से ये मिलना चाहते थे। तो सरदार पटेल थे, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जनता को इसके फायदे और नुकसान के बारे में बताया और जनता का एक यहाँ पर जनमत संग्रह कराया, जहाँ पर यह देखा गया कि सभी लोग भारत के पक्ष में, इस जूनागढ़ को विलय करने के पक्ष में थे। तो ये इसलिए भारत का ये एक अभिन्न अंग बनकर उभरा। अब हैदराबाद की यदि हम बात करें, हैदराबाद की क्या कहानी रही दोस्तों। हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद को पाकिस्तान में क्या करना चाहते थे, ये भी पाकिस्तान जैसे जूनागढ़ था उसी प्रकार से ये इसको मिलाना चाहते थे। किंतु यहाँ पर भी सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में क्या कर दिया, विलय कर दिया गया। देखिए जब यहाँ के जो निजाम थे वो स्वतः ही इससे पूर्व क्या कर रहे थे, पाकिस्तान में इसको विलय करना चाहते, पाकिस्तान में जाना था। तो कतिपय सरदार पटेल ने वहाँ पर पुलिस की